नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल एक सवाल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम टॉपिक जो है मैं बहुत ही नया और ट्रेंडी टॉपिक लेके आई हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे देश की नई शिक्षा नीति। किस तरह से हमारे लिए मोदी जी ने नई शिक्षा नीति इन्फोर्स की है, किस तरह से हम उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम नई शिक्षा नीति के बारे में जानते हैं। हमारे देश की शिक्षा में 34 सालों के बाद नई प्रस्तावित शिक्षा नीति लागू की गई है। स्वतंत्र भारत की तीसरी और वर्तमान की शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु प्रावधान उद्देश्य बदलाव के हैं, शिक्षा सुधार के हैं, नवाचार, नवीन शिक्षा पद्धति के आदि और विस्तृत विवेचन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है। नई शिक्षा नीति को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली है। यह मिली है कि स्वतंत्र भारत की तीसरी और शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 तथा 1986 में नई शिक्षा नीतियां लागू की गई थीं। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू हुई थी उसको आने में 34 वर्ष लगे थे। शिक्षा नीति एक ऐसा विजन होता है सरकार के लिए जिसमें आगामी समय के उद्देश्य तथा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। शिक्षा समाज की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करती है। किस तरह से अगर हम किसी देश की तथा समाज में बड़े परिवर्तन लाना चाहते हैं तो किसी ने कहा है कि शिक्षा में समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में आम चुनाव में अपने चुनावी वादे शिक्षा नीति के परिवर्तन में रखा था। जून 2017 में इसके इशारों में प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में 11 सदस्य की कमेटी का गठन किया गया था और जिसने मई 2019 में शिक्षा नीति से संबंधित प्रारूप भी तैयार किए थे। और नई शिक्षा नीति 2020 के परामर्श प्रक्रिया विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया रही है। यह जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक व्यापक स्तर पर सभी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए चर्चा की गई थी तथा सुझाव भी लिए गए थे। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति के प्रारूप को पेश किया था तथा इसके नए युग की शुरुआत कहा था। और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री तथा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने यह नवीन शिक्षा नीति को ऐतिहासिक फैसला बताया था। भारत में पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति जुलाई 1968 में घोषित की गई थी। यह कोठारी प्रतिवेदन पर आधारित थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में घोषित की गई थी जिसमें 1990 में गणित आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता वाली कमेटी तथा 1993 में गणित प्रोफेसर यशपाल समिति की समीक्षाओं के आधार पर संशोधन भी किए गए थे। शिक्षा की वर्तमान समवर्ती सूची का विषय है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को जो राज्य की समवर्ती सूची से जोड़ा गया था, अर्थात शिक्षा से संबंधी नियम राज्य तथा केंद्र दोनों बना सकते हैं। ऐसी शिक्षा नीति में प्रावधान किए गए हैं कि केंद्र तथा राज्य के बीच में टकराव की स्थिति दोनों में आम सहमति के निर्णय से लेंगे। स्वतंत्रता के लिए समय भारत में शिक्षा की स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। उस समय भारत की साक्षरता 15 से 18% थी। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता 74.04% थी, जो विश्व की साक्षरता 84% को काफ़ी कम है। और भारत की महिला की साक्षरता की स्थिति भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण 65.46% थी। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधान हैं कि इसके द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों पर गतिविधियां एवं संबंधित प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण तथा सौभाग्य और सार्वभौमिक शिक्षा के साथ ही व्यवस्थित शिक्षा पर बल दिया गया है। इसमें भारत की संस्कृति में विविधता और उचित समावेश किए गए हैं। हमारी नई शिक्षा नीति जो कि 2020 में है और नई शिक्षा नीति 2020 में
और 2030 तक सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा तथा इस नीति को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने का लक्ष्य है और इसमें छात्रों की क्षमताओं का आकलन करने के लिए जोर दिया गया है, ना कि छात्राओं को कितना याद रहता है, जैसे रटाफिकेशन पद्धति। भारत में शिक्षा संबंधी परिवर्तनों में 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 2010 में लागू, जिसमें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 5 से 14 वर्ष के बालकों के लिए किया गया था, इस शिक्षा नीति के द्वारा इसे 3 से 18 वर्ष करने का प्रावधान है। मानव संसाधन मंत्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बता दें कि 1986 से पहले इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जाना जाता था। शिक्षा नीति में शिक्षा को वरीयता देने का प्रावधान किया गया, जिसमें कहा गया कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा 2 करोड़ के लगभग ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। 12 वर्ष के स्कूली शिक्षा प्रणाली का स्थान पर 5+3+3+4 का फॉर्मूला लागू किया जाएगा, जिसमें से शुरुआती 3 वर्ष प्री प्राइमरी एजुकेशन के होंगे, जिसमें से आंगनवाड़ी भी शामिल होगा। इस प्रकार में पहले 5 वर्षों में और 3 वर्षों में प्री प्राइमरी शिक्षा तथा पहली व दूसरी क्लास में शामिल की जाएगी। उसके बाद तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया जाएगा, करते हुए मातृभूमि पर भी जोर दिया जाएगा तथा क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को 3 वर्षों में मैथ साइंस पर बल देते हुए व्यावसायिक शिक्षा पर आरंभ किया जाएगा तथा स्कूली शिक्षा के अंतिम 4 वर्ष को अर्थात 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषय का चुनाव करने का छूट दी जाएगी। 12वीं तक मैथ साइंस की अनिवार्यता को लागू किया जाएगा। 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर प्रणाली आधारित मूल्यांकन होंगे। कक्षा 6 से लेकर के प्रैक्टिकल्स और बच्चों को विकल्प रहेगा कि प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के लिए बस्ते का बोझ भी कम करने का तथा मातृभूमि की भाषा के साथ गैर शैक्षणिक और गतिविधियां, खेल व योग पर भी बल दिया जाएगा। इस देश की शिक्षा नीति के अनुसार रिपोर्ट कार्ड में विद्यार्थी के अन्य गतिविधियां भी उसके भौमिक अर्थात 360 डिग्री समग्रता रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जिसमें अध्यापकों के साथ साथ छात्र के फ्रेंड सर्कल का भी मूल्यांकन निहित होगा। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री तथा मल्टीपल एग्जिट की सुविधा होंगी, जो कि एमफिल को समाप्त करने की बात की गई है, क्योंकि भारत में अब रिसर्च के अनुसार अमेरिका मॉडल की ओर आगे बढ़ रहा है। इससे पहले एमफिल करने वाले विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की अतिरिक्त योग्यता या फिर नहीं मिलती है, या फिर उनको यानी नेट या फिर एमफिल दोनों की योग्यताधारी पीएचडी कर सकते हैं। एसआरए जो कि है स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन का प्रावधान है, जिसके प्रमुख शिक्षा जगत 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड यानी 3 साल की ग्रेजुएशन के साथ 1 साल की बीएड, 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स संचालित किए गए हैं। 1 वर्ष बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी की जा सकती है। टीईटी यानी अध्यापक पत्रकार पात्रता परीक्षा होगी। इसके बाद भी 10वीं तक के बच्चों के लिए अध्यापक एक एग्ज़ाम पास करना होगा। उसमें योग्यता जानी जाएगी कि बच्चों के अनुसार बच्चे अध्यापक बन सकते हैं या नहीं।
इस शिक्षा नीति में शिक्षकों के द्वारा किए गए जाने वाले जो कार्य रहेंगे उनको शिक्षा की गुणवत्ता में कमी दिखाई दी जाएगी। तो अगर शिक्षकों को हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। बीएलओ ड्यूटी के शिक्षकों को कार्यभार कम किया जाएगा। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन का वर्तमान 26.5% से बढ़कर 50% का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 3.5 करोड़ नई सीट जोड़ी जाएगी। उच्च शिक्षा से हेतु एक रेगुलेटर टाइप ऑफ थिंग, रेगुलेटर का समान एंट्री एग्ज़ाम का प्रावधान भी किया गया है। शिक्षा की तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए साथ ही साथ दिव्यांग जनों हेतु शिक्षा में आवश्यक बदलाव भी किए जाएंगे। ग्रेजुएशन को 4 वर्ष तथा पोस्ट ग्रेजुएशन को 1 वर्ष दिया जाएगा। उसके उपरांत रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों को के लिए राह आसान है, क्योंकि ग्रेजुएशन बीच में छोड़ देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसकी 1 वर्ष के बाद उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा तथा 2 वर्ष के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा तथा अंतिम वर्ष में उनको डिग्री प्रदान की जाएगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक बनने के लिए एक एग्ज़ाम के साथ साथ डेमो तथा साक्षात्कार भी करने पड़ेंगे, जिसका प्रावधान किया गया है। इस शिक्षा नीति में शिक्षकों का स्थानांतरण संबंधित मुख्य प्रावधान किया गया है, जिससे शिक्षकों को स्थानांतरण पर लगभग रोक लग जाएगी और उसके बाद समय ही होगा कि स्थानांतरण किया जा सकेगा। इस प्रावधान को शामिल करने के लिए प्रमुख उद्देश्य से दुर्गम तथा कम सुविधाएं वाले क्षेत्रों को भी विद्यालय में शिक्षकों की कमी की समस्या से निजात पाना है। आमतौर पर देखा जाए तो कि कई जगहों पर ऐसा नियुक्त होने वाला है कि अध्यापक गण अपने स्थानांतरण करवाने को इच्छुक रहते हैं तथा वे क्षेत्र लगातार शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। नवीन शिक्षा नीति के जो जारी होने के बाद जो देश में बुद्धिजीवी वर्ग के स्वागत किया जा रहा है तथा देश के लिए सबसे ज़रूरी कदम बताया जा रहा है, कुछ आलोचकों ने इस RSS का एजेंडा भी बताया है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि RSS की प्रमुख मांगों में भारतीय प्राचीन पारंपरिक और शिक्षा जैसे वैदिक गणित तथा दर्शन में भी बल देना तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करना प्रमुख था। इसके अलावा RSS में भी भारतीय विश्वविद्यालय में विदेशी विश्वविद्यालय के कैंप स्थापित करने का विरोध किया गया था, जिससे सरकार नहीं माना। नई शिक्षा नीति से संबंधित दूसरा प्रमुख मुद्दा मातृभाषा को लेकर है। नीति में समीक्षा बनते हैं कि पहले ही शिक्षा नीतियों में मातृभाषा तथा बल और यह देने की बात की गई है कि धरातल पर क्रियान्वित नहीं हो पाएगी। जो सवाल यह है कि क्या नवीन शिक्षा नीति के किए गए प्रावधान अनुरूप मातृभाषा को बढ़ावा देने के सफल हो पाएंगे? क्या इसका कारण मातृभाषाओं में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता का ना हो के भी है? कुछ तो बुद्धिजीवी लोग भी यह तर्क देते हैं कि अगर आगे चलकर जब विद्यार्थियों को कंपटीशन के एग्ज़ाम हिंदी तथा इंग्लिश में फेस करने हैं तो मातृभाषा कहाँ तक उपयोगी है। उन्हें यह भी जानना चाहिए कि मातृभाषा संस्कृति का दर्पण होती है तथा हमारे पूर्वजों का ज्ञान और स्थानांतरण करने में महत्वपूर्ण होती है। भारत में भाषाई आधार पर स्वतंत्रता के बाद ही विरोध प्रदर्शन चालू हो गया था। नवीन शिक्षा नीति को जारी करने के लिए तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों के जो कुछ संगठन हैं उन पर भी हिंदी थोपे जाने का आरोप लगाया, परंतु उल्लेखनीय है
कि यही नई शिक्षा नीति जो है में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया जिससे कि इसके अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा का पैटर्न या फिर अंग्रेजी तथा हिंदी के साथ संस्कृत, नया तथा तमिल भाषाओं के साथ तथा क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रकार बहस के मुद्दे एक लंबी श्रृंखला में हैं, परंतु नवीन शिक्षा नीति शिक्षा के भारत के कारण तथा बदलाव के समय अनुसार ज्ञान, कौशल तथा मूल व समन्वय स्थापित करने में अहम भूमिका अदा करती है। वर्तमान में शिक्षा जगत से जुड़ी प्रमुख समस्याओं में शिक्षकों को कमी विद्यालयों की नहीं है, बल्कि कमी शिक्षा सुधार कार्यक्रमों की है, जो कि सफल ना हो पाना, ग्रामीण शिक्षा में गुणवत्ता में कमी का होना, उच्च शिक्षा के प्रोफेसर की जवाबदेही व प्रदर्शन का फॉर्मूला निर्धारित ना ही होगा, बल्कि विश्व का टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी कम संख्याओं में भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल करना होगा कि यह सब कारण है जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन की गुंजाइश को दर्शाता है तथा नवीन शिक्षा नीति एक दिशा है जो कि सराहनीय कदम है। 21वीं सदी में विश्व में भारत का प्रमुख महाशक्ति बनने का नई शिक्षा नीति का समुचित क्रियान्वयन मील का पत्थर साबित होना तथा भारत का प्राचीन ज्ञान तथा संस्कृति को नई दिशा प्रदान करने का विश्व गुरु बनने का नवीन शिक्षा नीति उपयोगी साबित होगी। आप देख लीजिएगा, ये जो नई शिक्षा नीति है इससे हम सभी को बहुत लाभ होने वाले हैं और जिस तरह से ये हमारे हित में ली गई है और इस चीज़ से हम सभी बहुत ज़्यादा हमको बहुत एडवांटेजेस मिलेंगे इस चीज़ के। बस लोगों का ये है, तर्क यह है कि उसको लोग सही वे में लें। हमेशा हर चीज़ का विरोध कर देना is not a point. You have to face it. You don't have to challenge everyone. You have to just face it and understand that why the government is bringing such changes in the society and in the government and in the policies, that why they are doing so, because there are some aspects that like even government cannot fulfill or they cannot enforce any of the rule or law without any plans or their without any consultation. They might have thought something better for our society. That is the topic which I want to tell you, and thank you so much. Please like, subscribe my channel for the new updates. Thank you.